हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु तिवारी। मेरा यूट्यूब चैनल प्रांशु स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक कक्षा 12 का केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम क्या है? उपसंयोजन यौगिक। आज हम उपसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे कि उपसंयोजन यौगिक क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, पहला हेडिंग क्या होगा आपका? पहले हम क्या जानेंगे? उपसंयोजन यौगिक क्या होता है। क्या हो? उपसंयोजन यौगिक। पहले हम क्या जानेंगे? उपसंयोजन यौगिक के बारे में कि उपसंयोजन यौगिक क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि जो उपसंयोजन यौगिक होता है वो क्या होता है? बहुत ही जटिल होता है, मतलब बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। देखिए, उपसंयोजन यौगिक क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। तो आप लिख सकते हैं इसे, ये बहुत ही जटिल, कठोर का मतलब होता है जटिल, यौगिक होता है। यौगिक होता है। देखिए, ये क्या होता है? बहुत ही कठिन, बहुत ही जटिल यौगिक होता है। उसके बाद क्या होता है? इसका जो अणु भार होता है, जो इसका उपसंयोजन यौगिक का है अणु भार होता है, उसका क्या होता है? कम रहता है कि अधिक रहता है? बहुत ही क्या रहता है? अधिक रहता है। जिसका अणु भार तथा जिसका अणु भार उच्च हो। देखिए, ये जटिल यौगिक तो होता ही है, लेकिन साथ साथ इसका अणु भार क्या होता है? उच्च होता है। तथा, और लिखो या तथा लिखो। और जो उपसंयोजन यौगिक में होते हैं, एक दाता परमाणु और एक ग्राही परमाणु होना बहुत ही आवश्यक है। यदि नहीं होगा ग्राही इलेक्ट्रॉन या फिर दाता इलेक्ट्रॉन, तो नहीं होगा। देखिए, और इसमें एक ग्राही इलेक्ट्रॉन परमाणु, ग्राही इलेक्ट्रॉन तथा दाता का मतलब होता है देने वाला, ग्राही का मतलब होता है लेने वाला। दाता इलेक्ट्रॉन परमाणु हो तो क्या होता है? उपसंयोजन यौगिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये बहुत ही जटिल यौगिक होता है तथा इसका अणु भार जो होता है क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है, मतलब उच्च होता है। तथा इसमें ग्राही तथा एक दाता परमाणु होते हैं, जिसके कारण यह उपसंयोजन बंध बनाता है। जिसके कारण यह संयोजन बंध बनाता है, जिसे हम उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। जिसे संयोजन यौगिक कहते हैं। देखिए, उपसंयोजन यौगिक का परिभाषा क्या होता है? ये बहुत ही क्या होते हैं, मतलब ये का मतलब यहाँ पर हुआ उपसंयोजन यौगिक बहुत ही क्या होता है? जटिल यौगिक होते हैं।
तथा इसका अणुभार क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, तथा इसमें एक ग्राही तथा एक दाता परमाणु होता है। और क्या होता है, जिसके कारण यह उपसंयोजन बंध बनाता है। जब उपसंयोजन बंध बन जाता है तो उसी को ही क्या कहते हैं, उपसंयोजन यौगिक कहा जाता है। उपसंयोजन यौगिक का परिभाषा यही है आपका। देखिए जो उपसंयोजन यौगिक है ये हमेशा क्या होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है। ये यह नोट में लिख लेना, यह हमेशा, यह प्रायः लिख लो, प्रायः डी ब्लॉक का तत्व होता है। देखिए जो उपसंयोजन यौगिक होगा वो प्रायः किस ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का। यही है आपका उपसंयोजन यौगिक का परिभाषा। देखिए ये आपका उपसंयोजन यौगिक हो गया है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखिए उपसंयोजन यौगिक जो होता है आपका बहुत ही जटिल यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है, जटिल यौगिक होता है। इसका अणुभार कैसा होता है, बहुत ही उच्च होता है। इसमें एक ग्राही और एक दाता परमाणु होते हैं। यह किस ब्लॉक का हमेशा तत्व होता, ब्लॉक का तत्व होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट में। देखिए क्या है, फिटकरी। आप लोगों ने फिटकरी का नाम सुना होगा, फिटकरी, फिटकरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या इसका सूत्र आपको पता है? यदि नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, K2SO4। क्या है, K2SO, इसका सूत्र क्या होता है, K2SO4 कंटेनिंग। देखिए यहाँ बिंदु जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं कंटेनिंग। K2SO4 कंटेनिंग Al2 क्या होता है, देखिए याद करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। देखिए हम बताएंगे आपको अभी। K2SO4 Al2, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। उसके बाद क्या होता है, SO4 3, SO4 3। देखिए K2SO4 कंटेनिंग Al2 SO4 3। उसके बाद क्या होगा, 24 कंटेनिंग में 24 H2O। H2O यदि नहीं लगाते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ देखिए क्या है, देखिए आपका फिटकरी जो होता है, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 कंटेनिंग Al2 SO4 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी K2 था, यहाँ पर भी Al2 है, SO4 यहाँ पर था, एक ही था, यहाँ पर SO4 3 हो गया है। कंटेनिंग 24 H2O, H2O का मतलब होता है जल। यही किसका सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है। देखिए जो फिटकरी होता है वो उपसंयोजन यौगिक नहीं होता है। यहाँ जो यहाँ होता है उपसंयोजन यौगिक नहीं होता है, यौगिक नहीं होता है। अब देखिए हमने तो बता दिया कि फिटकरी उपसंयोजन यौगिक नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं होता है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है ना, देखिए क्योंकि यहाँ उपसंयोजन बंध नहीं बनाता। देखिए उपसंयोजन बंध बनाएगा तभी उपसंयोजन यौगिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ उपसंयोजन
बंध नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। तो बात यहाँ पर आती है, फिटकरी उपसंयोजन यौगिक नहीं है क्योंकि उपसंयोजन बंध नहीं बनाता है। तो भाई फिटकरी उपसंयोजन यौगिक नहीं है तो क्या है, यह भी तो बात आती है। तो हम आपको बता दें, फिटकरी जो है आपका द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण। फिटकरी जो है आपका क्या है? देखिए फिटकरी का सूत्र K2SO4 containing Al2SO4 3 containing 24 H2O। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को, यदि याद नहीं रहेगा तो भाई ये दिक्कत होगी। फिटकरी जो है क्या है? द्विक लवक है। क्या है? फिटकरी द्विक लवण है। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि फिटकरी क्या है? द्विक लवण है। यह भी क्या है? इंपॉर्टेंस है कि फिटकरी आपका क्या है? द्विक लवण। अब यहाँ पर बात आती है कि द्विक लवण क्या होता है, तो हम आपको आगे बताएंगे कि द्विक लवण क्या होता है। आप लोग पहले इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं। नोट डाउन हो गया तो हम इरेज कर दें इसे। चलिए ठीक है, इरेज कर देते हैं हम। बहुत ही सरल है यहाँ चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटर वालों के लिए, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तब, मन लगा के पढ़िए। चलिए देखते हैं कि द्विक लवण क्या होता है। द्विक लवण, देखिए फिटकरी द्विक लवण है, उपसंयोजन यौगिक नहीं है। तो द्विक लवण क्या होता है ये भी तो जानना हमें जरूरी है कि भाई द्विक लवण भी क्या होता है, क्योंकि फिटकरी द्विक लवण है। द्विक लवण, तो देखिए द्विक लवण क्या होता है। देखिए द्विक लवण क्या होता है, कहा जाता है कि वे यौगिक, मतलब द्विक लवण वे यौगिक होते हैं जो कि जल में डालने पर अपना पहचान खो देते हैं, अपना पहचान चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं या फिर खो देते हैं। इसका मतलब पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। प्लस माइनस के रूप में पूर्ण रूप से यदि टूट जाता है तो क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। देखिए क्या है? वे यौगिक, वे यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर देखिए क्या है? वे यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर अपना पहचान खत्म कर देता है। अपना पहचान क्या कर देता है? अपना पहचान खत्म कर देता है, मतलब वो बदल जाता है, पहचान खत्म कर देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। देखिए द्विक लवण क्या होता है? वे यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर अपना पहचान खत्म कर देता है, उसे क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। पहचान खत्म करने का मतलब है वह अपने आयनों के रूप में प्लस माइनस के रूप में क्या होता है? टूट जाता है। यही आपका पहचान है। जैसे देख लीजिए आप, बहुत ही सरल है।
जैसे कि आपका फिटकरी का ही सूत्र लिख लेते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। देखिए फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4। क्या होता है, K2SO4। क्या था, K2SO4 कंटेनिंग Al2SO4 Al2SO4 3 कंटेनिंग H2O 24H2O। देखिए क्या है फिटकरी का सूत्र, K2SO4 कंटेनिंग Al2SO4 3 कंटेनिंग, इसे कंटेनिंग बोलते हैं 24H2O। यही क्या होता है, फिटकरी का सूत्र होता है। तो देखिए ये प्लस माइनस में कैसे टूटता है। देखिए यहाँ जो K है वो आपका प्लस के रूप में टूट जाता है। किसके रूप में, प्लस के रूप में। K किसके रूप में टूटता है, प्लस के रूप में। SO4 है और 2 माइनस के रूप में टूटता है। देखिए K प्लस के रूप में टूटा है तो SO4 किसके रूप में, माइनस के रूप में। और जो Al है, Al है ही ना, Al 3 प्लस के रूप में टूटता है। देखिए एक प्लस के रूप में टूटा तो दूसरा माइनस के रूप में और तीसरा प्लस के रूप में। इसका मतलब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड बना कर रखा था, यहाँ पर बिखर गया है, मतलब कि अपने आयनों के रूप में आयन चढ़ गया है। इसका मतलब अपने आयनों के रूप में टूट गया है। इसे क्या कहते हैं, द्विक्लवड़ कहते हैं। आप ऐसे भी इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वे यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर अपने आयनों के रूप में बिखर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विक्लवड़। लेकिन हमारा परिभाषा क्या है, वे यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर अपना पहचान खत्म कर दें या खो बैठे, उसे क्या कहते हैं, द्विक्लवड़ कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। और इतना ध्यान रखिएगा फिटकरी का सूत्र क्या होता है, और फिटकरी द्विक्लवक है, द्विक्लवड़ है या फिर उपसंयोजन यौगिक। तो फिटकरी क्या है, द्विक्लवड़ है, यही है। अब एक और थोड़ा सा टॉपिक आता है। देखिए अभी फिटकरी के रूप में हमने बात किया मोहर लवड़। देखिए एक आता है मोहर लवड़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहर लवड़, देखिए मोहर लवड़ का सूत्र क्या होता है ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए मोहर लवड़ का सूत्र क्या होता है, NH4 2 NH4 2 SO4। देखिए SO4 NH4 2 SO4 कंटेन। देखो यहाँ पर भी कंटेन आ गया, देखिए यहाँ पर भी कंटेन आया हुआ है। देखिए मोहर लवड़ का फार्मूला क्या होता है, NH4 2 SO4 कंटेनिंग। उसके बाद क्या होता है, FeSO4 FeSO4। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर भी SO4, यहाँ पर भी SO4, यहाँ पर Fe, यहाँ पर NH4। अब क्या जुड़ता है, H2O जुड़ता है, लेकिन क्या होता है 6H2O। ये भी क्या है आपका, द्विक्लवड़ ही है। देखिए ऐसे ही आप पहचान सकते हैं, लवड़ जुड़ा हुआ है तो लवड़ ही होगा ना, उपसंयोजन यौगिक थोड़ी ना होगा। तो ये किसके रूप में टूटता है, देखिए प्लस माइनस के रूप में। जैसे फिटकरी टूटा है वैसे ही मोहर लवड़ भी टूटेगा। तो जब मोहर लवड़ को हम जल में डालते हैं तो किसके रूप में टूटता है, देखिए जो NH4 है आपका, NH4 है वो प्लस के रूप में टूट जाता है। किसके रूप में, प्लस के रूप में। NH4 प्लस के रूप में टूट जाता है। दूसरा SO4 कभी भी टूटता है तो 2 माइनस के रूप में ही टूटता है, माइनस के रूप में हमेशा SO4 टूटता रहता है। उसके बाद क्या है आपका Fe जो है, देखो SO4 तो टूट गया, जो Fe है आपका, देखिए यहाँ पर बस Fe ही बचा है ना। Fe क्या है, देखिए Fe ही बचा है तो Fe आपका प्लस के रूप में टूटेगा, 2 प्लस के रूप में टूटता है। देखिए मोहर लवड़ का फार्मूला ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, NH4 2 SO4 कंटेनिंग FeSO4 कंटेनिंग 6H2O। ये किसका फार्मूला है, मोहर लवड़ का। और फिटकरी का फार्मूला यहाँ पर है। और क्या है, ये
जब विलयन में आप डालेंगे तो किसके रूप में टूटेगा, NH4 प्लस के रूप में, SO4 2 माइनस के रूप में, या फिर 2 प्लस के रूप में टूटता है। यही आपका क्या है, मोहर-लवण का फार्मूला, और विलयन में डालने पर ऐसे ही टूटता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विलयन में डालने पर, विलयन में विलयन में डालने पर ऐसे ही टूटता है। आप लोग इससे पहले उतार लीजिए, उसके बाद बहुत ही उदाहरण है उसे भी किया जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, संकर लवण, एक आता है संकर लवण, जैसे द्विक लवण होता है वैसे ही क्या होता है, संकर लवण। उप संयोजन यौगिक या जटिल यौगिक या फिर संकर लवण का क्या होता है, संकर लवण। देखिए आपका बच्चों संकर लवण क्या होता है। देखिए संकर लवण जो होता है आपका, हेडिंग क्या है आपका, संकर लवण। ये भी बहुत ही सरल है परिभाषा इसका भी। देखिए संकर लवण क्या होता है, बहुत ही सरल है। क्या होता है, वह यौगिक जिन्हें विलयन में, यहाँ वह यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर अपना पहचान बनाए रखते हैं। देखिए इसमें ये जो द्विक लवण था, द्विक लवण को हम विलयन में डाल रहे थे तो अपना पहचान खो दे रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, विलयन में डालेंगे तो अपना पहचान बनाए रखता है, जिसे क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। तो क्या होता है, वे यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर, वे यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर अपना पहचान बनाए रखता है, उसे संकर लवण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं, उसे संकर लवण कहते हैं। देखिए क्या है, वे यौगिक जिन्हें विलयन में डालने पर अपना पहचान बनाए रखता है, उसे संकर लवण कहते हैं। ये द्विक लवण का जस्ट उल्टा है। द्विक लवण का क्या है, जस्ट उल्टा है। जैसे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे में K4 दिखाई दे रहा है ना, K4 FeCN6 क्या होता है, K4 FeCN6, ये आपका एग्जाम्पल है। संकर लवण क्या होता है, ये यौगिक जिसे हम विलयन में डालते हैं तो अपना पहचान बनाए रखते हैं, अर्थात प्लस माइनस के रूप में, अपने आयन के रूप में नहीं टूटता है, उसे क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। जैसे K4 FeCN6, यही आपका संकर लवण है। आप इसे देखिए, देखिए हो गया हो तो हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं, इसे इरेज करके आगे चलते हैं। बहुत ही सरल यह चैप्टर है। हर एक परिभाषा आपको हम ऐसा बताएंगे कि तुरंत याद हो जाएगा। कोई परिभाषा इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको याद नहीं होगा। बस आप लोग एकाग्रता से मन लगा कर बैठिए पढ़ने,
देखिए आगे हेडिंग क्या है आपका, उपसंयोजन यौगिक से संबंधित कुछ शब्दावली। मतलब कि उपसंयोजन यौगिक जो है उससे कुछ हेडिंग दिया गया है। जैसे कि पहला क्या है आपका, पहला हेडिंग क्या है, केंद्रीय धातु। पहला हेडिंग क्या है आपका, केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु। देखिए इसे केंद्रीय धातु भी बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु भी बोलते हैं, केंद्रीय आयन भी बोलते हैं। जो आपको बोलना है सो बोल सकते हैं। देखिए केंद्रीय धातु क्या होता है, इसका परिभाषा बहुत ही सरल है। क्या होता है केंद्रीय धातु, उपसंयोजन कहा जाता है कि उपसंयोजन यौगिक में, उपसंयोजन देखिए यहाँ सब उपसंयोजन यौगिक के अंतर्गत ही आता है। तो क्या होता है देखिए, उप सहसंयोजन, सहसंयोजन यौगिक में जो, ये क्या होता है, उपसंयोजन यौगिक में जो परमाणु लिगैंड, देखो उपसंयोजन यौगिक में जो परमाणु लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, जो परमाणु लिगैंड से इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे केंद्रीय धातु कहते हैं, उसे केंद्रीय धातु कहते हैं। देखिए क्या होता है केंद्रीय धातु का परिभाषा, उपसंयोजन यौगिक में जो परमाणु लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेता है उसे केंद्रीय धातु कहते हैं। इस देखिए जो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेगा उसे क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु कहते हैं। यही होता है इसका परिभाषा। देखिए एग्जाम में कभी इसका परिभाषा नहीं पूछता, इस पर नामकरण पूछता है। नामकरण हम आपको इसी वीडियो में, इसी क्लास में आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसे जानना जरूरी होता है कि उपसंयोजन यौगिक का केंद्रीय धातु क्या होता है, लिगैंड क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिगैंड के नाम दिया गया है। जब तक आप लिगैंड का परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक ये कैसे पता कर पाएंगे कि लिगैंड क्या होता है। हम अभी आपको बताएंगे। देखिए इसे लुईस अम्ल, केंद्रीय धातु को जो होता है आपका लुईस अम्ल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लुईस अम्ल। आप लिख सकते हैं इसे लुईस अम्ल भी कहा जाता है। देखिए इसे लुईस अम्ल भी कहते हैं। यह हमेशा क्या होता है, यहाँ डी ब्लॉक का तत्व होता है, यहाँ किस ब्लॉक का तत्व होता है। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इसे लुईस अम्ल भी कहा जाता है और यहाँ डी ब्लॉक का तत्व होता है। यहाँ किस ब्लॉक का तत्व होता है और डी ब्लॉक का तत्व होता है। आप डी ब्लॉक जानते ही होंगे कि पिछले चैप्टर में दिया गया था डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक तो पढ़े होंगे कि डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है। अब इसके बाद आता है काउंटर आयन। क्या होता है, काउंटर आयन। आपको हम बता दें काउंटर आयन क्या होता है। काउंटर आयन, देखिए इसका परिभाषा बहुत ही सरल है। कहा जाता है उपसंयोजन यौगिक में
उप संयोजन यौगिक में उप संयोजन परिसर के जो बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जो उप संयोजन परिसर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। लिखना पड़ेगा यहां पर, उसे काउंटर आयन कहते हैं। देखिए काउंटर आयन क्या होता है, जो उपसंयोजन परिसर के बाहर होता है उसे ही क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब बात यहां पर आती है उपसंयोजन परिसर क्या है, तो आपको हम बता रहे हैं, हेडिंग आप डालिए उपसंयोजन परिसर कहा जाता है। जो बड़ा कोष्ठक होता है उसे क्या कहते हैं, उपसंयोजन परिसर। जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है के अंदर होता है उसे उपसंयोजन परिसर कहते हैं। देखिए क्या होता है उपसंयोजन परिसर, जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, उपसंयोजन परिसर कहते हैं। देखिए पुनः रिवीजन कर लीजिए आप लोग। देखिए क्या होता है, क्या कैसे होता है कि केंद्रीय धातु क्या होता है। केंद्रीय धातु होता है उपसंयोजन यौगिक में जो परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, जो लिगेंड परमाणु से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु कहते हैं। और इसे जो केंद्रीय धातु होता है उसे लुईस अम्ल भी कहा जाता है। चाहे केंद्रीय धातु बोले चाहे लुईस अम्ल बोले, इसे डी ब्लॉक का तत्व हो, यहाँ हमेशा प्रायः क्या होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है। उसके बाद बात क्या आती है, काउंटर आयन, जो उपसंयोजन परिसर के बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। उपसंयोजन परिसर जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, उपसंयोजन परिसर। अब फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए, उसके बाद आपको लिगेंड बताया जाएगा, क्योंकि लिगेंड ये जो है आपका लिगेंड आया है, आपको बताया जाएगा कि लिगेंड क्या होता है। तो देखिए एग्जाम्पल में K4 FeCl6, तो इसमें क्या कौन सा है, देखिए यहाँ उपसंयोजन यौगिक है। अब इसमें क्या कौन सा है, कहा जाता है, देखिए केंद्रीय धातु कौन सा है पहले पहचानना सीखिए। उपसंयोजन यौगिक में यहाँ उपसंयोजन यौगिक है जो परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। देखिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। आपको पहले हम बता दें उपसंयोजन परिसर, पहले देखिए जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है वह उपसंयोजन परिसर है। तो यहां से लेकर यहां तक उपसंयोजन परिसर हो गया। देखिए यही आपका उपसंयोजन परिसर है जो कोष्ठक के बाहर है, ये क्या हो गया, उपसंयोजन परिसर हो गया। अब उसके बाद काउंटर आयन जो उपसंयोजन परिसर के बाहर होता है, इसका मतलब यही बाहर है ना, उपसंयोजन परिसर के बाहर तो यही है, तो ये क्या हो गया आपका काउंटर आयन। अब उसके बाद बात आती है
कि लिगैंड परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन लेता है वही क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु। देखिए इस पर Cn के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और Fe के पास एक भी नहीं है, इसलिए Fe कभी भी देगा नहीं। तो Cn देता है, कौन देता है, Cn देता है, किसको देता है, Fe को। तो जो लेता है वही क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु। तो केंद्रीय धातु यहाँ पर कौन सा है, Fe है, केंद्रीय धातु। आप इससे भी पहचान सकते हैं। और डी ब्लॉक का तत्व, देखिए Fe डी ब्लॉक का तत्व है, आपको हम बता देंगे। देखिए इसमें क्या है, K4 काउंटर आयन है, उसके बाद जो बड़े कोष्टक के अंदर में है सब उपसंयोजन परिसर है, उसके बाद Fe क्या है, केंद्रीय धातु, क्या है, केंद्रीय धातु। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। फिर अगला हेडिंग आपको बताएंगे लिगेंड्स, कि लिगेंड क्या होता है। उसके बाद लिगेंड के प्रकार बहुत सारा है। आज के इस वीडियो में लिगेंड तक बताया जाएगा और लिगेंड के प्रकार तक। उसके बाद लिगेंड के प्रकार हो सकेगा तो बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। लास्ट, इस क्लास का लास्ट हेडिंग है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मुलाकात करेंगे। देखिए लिगेंड, कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड लिगेंड कहा जाता है वह अणु, क्या कहा जाता है, वह अणु जो इलेक्ट्रॉन युक्त केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। क्या कहा जाता है, जो वह अणु जो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को, केंद्रीय धातु को देता है, धातु को देता है। वह अणु जो इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु को देता है उसे क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बताया था K4 Fe Cn6, यही आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था। तो देखिए इसमें क्या, कौन सा है, जो Fe आपका है, कि पहले हम बात करते हैं उपसंयोजन परिसर का। तो ये जो बड़े कोष्टक के अंदर है वही क्या है, उप सहसंयोजन परिसर, यही क्या है आपका, उपसंयोजन परिसर। उसके बाद ये आपका क्या है, केंद्रीय धातु नहीं, काउंटर आयन, क्या है, काउंटर आयन। उसके बाद ये आपका लिगेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिगेंड। तो बाकी क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु। पहचानना सीख लिए कि काउंटर आयन किसे कहते हैं, क्या कौन सा काउंटर आयन होगा, कौन सा लिगेंड होगा, कौन सा उपसंयोजन परिसर होगा, कौन सा क्या होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस इतना ही आज की क्लास में। बहुत ही अच्छे से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से आप लोग इसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर को, और एग्जाम में आने वाले प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।